Yes. Second one, I think chemical reaction and equation. जो चैप्टर आपके सिलेबस में हो, यस, ओके। ये बेटा आप एनसीईआरटी से बता रहे हो या फिर? हाँ सर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी से बता रहे हो? हम्म। मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टेट बुक एग्जाम के बारे में। हाँ सर है। ओके, आप वेरीफाई करो, एनसीईआरटी से तो चलेगा ही चलेगा, आप स्टेट बुक एग्जाम में भी देख के चलेगा। ओके, स्टेट बुक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, थर्ड वन आई थिंक आपका चैप्टर है मेटलर्जी। Am I right? चेक करो एक बार। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें मेटल है। इसी में आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होगा। क्या ये सही है? हाँ। यस। ओके, एंड द फोर्थ वन है कार्बन कंपाउंड्स। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? एसिड बेस है क्या आपके सिलेबस में? सर एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी ने, मैं स्टेट बुक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग कितने लोग स्टेट महाराष्ट्र स्टेट से पढ़ रहे हो, स्टेट बोर्ड से और एनसीईआरटी से? मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। मोस्टली स्टेट बोर्ड से ना आप लोग? नो सर, नो बहुत सारे लोग नो सर एनसीईआरटी है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी अच्छा, के। और एनसीईआरटी। मैं भी एनसीईआरटी हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो फिफ्थ वन आपका टॉपिक लाइक एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ओके, हाँ और मेटल नॉन मेटल आपका इससे कवर हो चुका है। केमिकल रिएक्शंस ये है आपका, कार्बन कंपाउंड्स ये है। आई थिंक यही तो चैप्टर है, और कुछ तो है नहीं, दोनों में मैच कर रहे हैं। हाँ मैच कर रहे हैं ना? ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अभी जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं एनसीईआरटी का रूटीन डालूं तो रेड, इस रेड कलर से देखना है। एनसीईआरटी ने इसको चैप्टर नंबर 1 दिया है, इसको चैप्टर नंबर 2 दिया है, इसको चैप्टर नंबर 3 दिया है, एंड इसको फिर कार्बन कंपाउंड 4 और फिर वो पीरियोडिक। पीरियोडिक। टेबल्स आपका 5th। ये चैप्टर नंबरिंग की है। ओके, सो हम लोग जो आपका स्टेट बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 है, एंड इसमें चैप्टर नंबर 5 है, हम लोग पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, और अदरवाइज यू कैन से जो आप बोलो वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी समझ में आया हो या अभी तक आपने पढ़ा हो समझ में नहीं आता, वो चैप्टर बताओ, वो स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ सर आपके। जैसे है वैसे ही करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहले पीरियोडिक टेबल्स फर्स्ट करें हाँ। या केमिकल रिएक्शन? फर्स्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल्स करते हैं। ओके, हाँ। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे, देन मेटलर्जी, कंपाउंड, एसिड बेस। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर देखो। अगर आपके पास स्टेट बुक है, स्टेट बुक ओपन कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट उससे मैच करते चलना है। अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है तो मुझे बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा। ओके, so in periodic table,
ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, इस चैप्टर को आप कंप्लीट करने के बाद यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक कोई सा एलिमेंट्स गिवन होगा, उस एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड फाइंड करना। आप लोग ग्रुप और पीरियड फाइंड कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो आफ्टर दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या क्या इस चैप्टर से आप लोग लर्न कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर यू विल लर्न इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन पार्ट में आप पूरा पीरियड टेबल देखोगे, कहाँ पर मेटल और नॉन मेटल प्लेस की गई हैं। ओके, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट किस तरीके से प्लेस किया गया। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि इस पीरियड टेबल्स को बनाने के लिए किसने कौन से ईयर में कितना मेहनत किया गया है। ओके, या कितना एफर्ट किया गया है, कौन सा साइंटिस्ट था, कब कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, हाँ, सेकंड आपका अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग ज़्यादातर हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है जो अटेम्प्ट किए हैं टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। ओके, अर्ली अटेम्प्ट्स। ओके, एंड द थर्ड वन है दैट इज Mendeleev periodic tables, MENDEL, Mendeleev periodic tables। ओके, एंड द लास्ट वन हम पीरियड टेबल्स पढ़ेंगे, इसके बाद इसके लॉ पढ़ेंगे एंड द पीरियड टेबल्स के बारे में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो आपकी आ रही थी। ओके, एंड द लास्ट वन हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, MPT, दिस दैट इज मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ेंगे। इसके बाद द लास्ट वन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल्स। ओके, सर वो डॉबरेस ट्राइज होते। हाँ, डॉवर्नियर्स वो सब यहाँ पर पढ़ लेंगे, अर्ली अटेम्प्ट में पढ़ लेंगे। ओके, डॉवर्नियर्स वाले में हाँ यहाँ पर मॉडर्न पीरियड टेबल्स में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड टेबल्स किसके बेस्ड पे डिफाइन की गई है वो बेस्ड पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या प्रॉब्लम थी जो मेंडलीफ पीरियड टेबल्स में जो आपके मॉडर्न में हम लोग डिफाइन करेंगे, मेंडलीफ ने क्या नहीं बताया था जो मॉडर्न पीरियड टेबल में बताया, वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। तो दीज, इस चैप्टर को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, नंबर 1 2 3 4 5। ओके, इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में हम लोग पढ़ना है। ओके, फर्स्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, मैं ज़्यादा कुछ आपको लिखाऊंगा नहीं, जस्ट आपको सुनना है और समझना है। ओके, द फर्स्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ अगर हम लोग बोले एटलीस्ट 119 समथिंग एलिमेंट्स हैं या 120 प्लस एलिमेंट है, we can say 120 115 elements। okay, exact number we don't know yet। okay, अभी तक हमको exact number पता नहीं है। approximate on an average year end after 3-4 years में एक एलिमेंट्स जो न्यू एलिमेंट्स आ जाता है आपके पीरियड टेबल्स में। ओके, सो हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 118 एलिमेंट आर नोन टिल द डेट। ओके, एंड मैनी मोर मे बी इन नोन टू फ्यूचर, मतलब इससे ज़्यादा भी आपके फ्यूचर में हमको मिल सकते हैं। ओके, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन दैम। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इन दैम। जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके, एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं अगर वो कंबाइंड होकर के मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। समझ में आया? तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। ओके, आप लोग जानते हैं। ओके, फर्स्ट इन इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे द इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंसेप्ट।
इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंसेप्ट। ओके, नाउ अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग बताओ मुझे, क्या नीड थी क्या नीड थी कि हमको इसको क्लासिफाई करना पड़ा, इस इतना बड़ा टेबल को। फर्स्ट वन concept, that is need of classification. Yes Dheer, any problem? Need of classification, anyone? सर अलग अलग एलिमेंट्स के वेरिएंसीज और सब पता करने के लिए। Yes, anyone else? To study their chemical properties. Okay, need of classification, it is basically, it is a difficult to study each and every element individually. समझे? सपोज मैं बोलूं आपकी क्लास में 150 130 स्टूडेंट है, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर और इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली, बिकॉज टू नो द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, किसी स्टूडेंट को क्या आपको अच्छा आता है, क्या आपको खराब आता है, ओके, टू नो its property and uses. Therefore, they classify into group on the basis of similarities and properties. Okay, it is problems क्या थी बेटा? प्रॉब्लम थी it is difficult to study each and every element individually. क्या हुआ बेटा? difficult to study each and every element individually. समझे? and to know its property and uses. Therefore, they classified into groups. Groups. समझे बेटा? Need of classification. Is there any doubt? No, sir. Okay. Second heading, that is classification. What is the meaning of classification? आपने क्लासिफाई तो कर दिया, अभी इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? Arranging elements in uh, periods and groups based on the difference and the similarities in their chemical and physical properties. Yes, classification means similarly, that is based on the means base.
सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज। यही बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर क्या किया है, क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड में हम क्या किया इसमें, ऑल यू हैव नो दैट इज, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आपने ग्रुप 13, ग्रुप 18, ग्रुप इस तरीके से आपको क्लासिफाई किया गया। ओके, दैट इज मॉडर्न प्रेफरेंस। ओके, नाउ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एनी आइडिया? शरियाने बेसिस और क्लासिफिकेशन अगर कभी आए, देखो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, इम्पोर्टेंट टर्म आए या क्लासिफिकेशन के लिए कुछ भी बात आए कि नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो मेन पॉइंट है आपका, उस इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। चाहे ये टर्म आए तब भी आपको इसको हाईलाइट करना है, चाहे ये टर्म आए तब भी आपको इसको हाईलाइट करना है, या फिर थर्ड हेडिंग में और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है बेटा? सिमिलैरिटी यस, वेरी गुड। क्लासिफिकेशन इज डन on the basis of similarities and property। आप लोग देख रहे हैं तीनों चीजों में आपकी एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? यस ओके, इन तीन में से कोई भी चीज आए, बेसिकली आपका आंसर एक सेम होना चाहिए। ओके, एंड बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज ये आपको लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्यों ऐसा करना पड़ा, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली एंड टू नो इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस। दैट इज वाई हमको क्लासीफाई करना पड़ा एलिमेंट को सिमिलरिटीज के बेसिस पे या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। समझ में आया? यस सर नेक्स्ट है दैट इज अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। किस किस ने कौन कौन से अटेम्प्ट किए? फर्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज, एनी आइडिया बेटा, एनीवन? डाबरीनस गवर्नियर से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, आइडिया? चलो मैं बता देता हूँ, बट उतना आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 1, लेवाइजे लेवाइजर। नाम सुना है? हाँ एंटोन लेवेन एंटोन वान। इसमें क्या था बेटा? लेवाइजर ने किस तरीके से क्लासिफाइड किया था? बोलो बोलो। पता नहीं ओके, लेवाइजर क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसकी बेस पे क्लासिफाइड किया? Metals and non-metals. मेटल्स
and non-metals. Okay, and this classification was based on the certain distinctive फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली एक अलग टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किया गया था बिकॉज मेटल और नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग जानते थे उस टाइम पर जैसे हार्डनेस जो आपका हार्ड हुआ उसको हम मेटल बोल देंगे जो आपका कम हार्ड हुआ उसको हम नॉन मेटल बोल देंगे ओके मेलाइबिलिटी लक्चर बोल सकते थे डक्टिलिटी ये सब चीजें हम लोग जानते थे ना उस टाइम पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो सच एज हाँ distinctive properties based on hardness, malleability and luster. Okay, on the basis of these properties उन्होंने क्या किया था मेटल और नॉन मेटल के बेस पे क्लासिफाई कर दिया था जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर नोन थे क्या समझे बेटा उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट उनको आइडिया थे उन्होंने मेटल नॉन मेटल समझ के सबको अलग अलग कर दिया समझ में आया फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं सोडियम एंड लेड वर क्लास टुगेदर एज बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ मेटल क्या किया अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के बारे में सोडियम एंड लेड दैट इज पीवी एज बिलोंगिंग टू किससे बिलोंग करता बेटा ये मेटल नॉन मेटल से मेटल यस ग्रुप ऑफ मेटल्स बट देयर इज लिमिटेशन ये तो बेस हो गया देयर वाज लिमिटेशंस तो यहाँ पर लिमिटेशंस थी लिमिटेशंस क्या थी यहाँ पर लिखो लिमिटेशंस ये थी कि हार्डनेस मेलेबिलिटी एंड लस्टर वर फाउंड ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड किसमें लेड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा लस्टर हार्डनेस मेलेबिलिटी were found to be only common properties of sodium and lead पीवी का मतलब समझते बेटा हाँ सर पीवी का मतलब lead है ओके lead okay otherwise these two elements are entirely different समझ गया बेटा हाँ सर otherwise
यही 3 प्रॉपर्टीज को देखकर उन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया भाई कि ये आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। बस इस बड़ा टेबल को क्लासिफाई कर दो इस तरीके से। समझ गए? हाँ सर। Okay. और फर्स्ट लिमिटेशंस तो मैंने यहाँ से एग्जांपल से बता दिया। एनीवन कैन टेल मी द सेकंड लिमिटेशंस? नो प्लेस फॉर Metalloids. मेटलॉइड्स। जो आपकी मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, उसके लिए कोई प्लेस नहीं बताया था। दैट इज वाई लेवर जो लेवाइजर था, इसकी ज्यादा कुछ इसका टेबल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। जितना बनाया कुछ दिन तक लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके बाद बोला अरे ये तो बेकार है, इसने तो फालतू फालतू का बना दिया। समझे ना? हाँ Therefore, सर। Levallois classification was found to inadequate. Okay, तो ये आपका लेवल समझ में आ गया। सेकंड वन कौन सा था जो आप बता रहे थे अभी? Doberanus triad. गवर्नियर क्लासिफिकेशन। ना, गवर्नियर क्लासिफिकेशन ने क्या बताया था? एनीवन टेल मी बेटा। सर उसने यानी एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल। यस। और उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के जितना अप्रोक्सीमेटली उतना आता था। यस, वेरी गुड। बेसिकली गवर्नियर ने क्या किया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स का रूल दिया था। लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स मीन्स ये है, elements having similar chemical properties into group of 3. Elements having similar properties into group of 3. These group are called triads. Triad समझ में आया किसको बोला? ग्रुप्स ऑफ थ्री। Yes. Basically हम बोले having similar properties. Having similar chemical properties. क्लियर है बेटा? कॉल्ड ट्राइड्स एलिमेंट्स, या नॉर्मली हम ट्राइड्स के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? But he proposed a law known as Dauvergne law of triads. According to this law, when elements are arranged in order to increasing atomic mass in triad, इसी ट्राइड में जो उसने ये ट्राइड बनाया, इस ट्राइड में when elements are arranged in order to increasing mass या atomic mass in triads, the atomic mass of middle element was found the approximate equal to the arithmetic mean of atomic mass of other two elements. समझे? जो अभी हर्षवर्धन ने बताया ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। उसने बोला द एवरेज
एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट लाइक फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का लेते हैं, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाता है। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान देना। बेसिकली ये चीज समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ना? हाँ सर समझ। और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर। एलिमेंट लाइक आपका यहाँ पर एटॉमिक मास, लिथियम एटॉमिक मास कितना है बेटा? सोडियम एटॉमिक मास 23, पोटेशियम एटॉमिक मास 39, 39। इनका एवरेज निकालो। हाँ 39 plus 7 by 2, that is approximate 23 आया या आया ना 23? 23 आया। यही हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर जो रूल लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे तो सेकंड के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आता है तो ये डॉवर्नियर ट्राइट रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया? चलो और दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर डाउट होगा तो सेट टू देख लो। सेट टू की बात करूँ अगर मैं, तो 7 ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है? 35.5, 5.7। एंड ब्रोमीन, 80। 80, वेरी गुड। आयोडीन, 127, अरे वाह। ओके, सो एवरेज कितना आया बेटा इनका? 127 प्लस 35.5 बाई 2, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 81.25। क्या देखो कुछ मैच कर रहा है क्या? 80 के अप्रोक्स आ रहा है? समझ में आया
तो यही अप्रोक्सीमेशन बताया वहाँ पर कि अप्रोक्सीमेट आपका उसके जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है। चलो और देख लो, सेट थर्ड देखो, कैल्शियम कितना होता है बेटा? 40, स्ट्रोंशियम 87, 88 ना सर? 87.5 या 88 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 88 87.5 होता है वैसे। ओके, ठीक है। बेरियम कितना होता 137। 137, है? 137। इसका एवरेज निकालो। कितना आया? बोलो बोलो। 177/2, 177/2। 92 के आसपास आता है। नो बेटा, ये 88 के आसपास आएगा। हाँ 88.5 समथिंग आएगा। देखो, तो क्या अप्रोक्सीमेट आपका 88 के आसपास है, तो ये आपका मैच कर रहा है। समझे ना? दैट इज सर वाई। लेकिन अब ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम नहीं मैच करता है। तो उसने सबके लिए नहीं बोला था ना, अगर सबके लिए मैच करे तो वो रूल वैलिड नहीं हो जाता बेटा फिर। सोचो, अगर मैंने कुछ रूल बनाया, सबके लिए वैलिड हो गया, इसका मतलब वो तो रूल मेरा प्रिंसिपल बन गया ना, मतलब वो तो यूनिवर्सल हो गया ना, सबके लिए वैलिड हो गया। बट ऐसा नहीं, हाँ उसने जो उसको दिखा उसने बोला कि हाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसने ट्रिक बनाया था एक्चुअली। जिसको हम आजकल ट्रिक बोलते हैं ना, वो उस टाइम पर रूल बोलते हैं, उनको नहीं पता था कि ट्रिक क्या होता है। समझे ना? हाँ हाँ। जो ट्रिक्स क्या होती है वो सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते ना हम लोग, कुछ ही लिमिटेड ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई होती है। अगर सब हाँ अगर सब जगह अप्लाई होने लगे तो क्या वो बुक में नहीं आ जाएंगी लिख करके? तो बुक नहीं बना देगा लोग वाक उसका। समझे ना? तो ये समझ में आया। दिस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स वर वेरी सक्सेसफुल। उस टाइम पर बहुत सक्सेसफुल हुआ था। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने देखा होगा, इसने जो बात की यहाँ पर, दैट इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो यहाँ पर बात कर रहे थे वो सारे लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, बट डॉवर्नियर ने आकर के यहाँ पर क्या कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर दी। तो ये जो आइडिया था उसका बहुत ही चैलेंजिंग था। उसने बोला केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हो, देखने में तो एक दूसरा लग रहा है, एक दूसरा लग रहा है, बट आप बोल रहे हो कि ये दोनों सेम है। अरे लिथियम को और सोडियम पोटेशियम को देखोगे तो अलग अलग बिल्कुल देखते हैं। क्लोरीन को देखोगे तो ये गैस है आपका, ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है, तो बोलोगे ये कैसे हो सकता है? समझो ना? तो बोला कि अरे ये हो हाँ सकता है। तो डॉवर्नियर का जो रूल था काफी सक्सेसफुल और प्रिडिक्टिव मेथड था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। और उसने क्या बोल दिया, एटॉमिक मास भी बोला था उसने। एटॉमिक मास, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये उसने बोला था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की, दो चीज, जिसकी वजह से काफी प्रोत्साहन मिला, मतलब अप्रिशिएट किया गया उसको। समझे ना? तो हाँ। इसका मतलब है कि दिस पेव द वे टू फ्यूचर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब उसने एक बेस लाइन, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, उसने एक फाउंडेशन डाल दिया था टू फ्यूचर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने बोल दिया था कि अगर मतलब जो समझदार इंसान होता है ना, उसके लिए सारा ही काफी होता है। तो मेंडलीव और न्यूलैंड्स जो आए, उनके लिए सारा काफी था। उन्होंने समझ गए थे पॉइंट कि भाई डॉवर्नियर क्या कहना चाहता है। डॉवर्नियर जो कहना चाहता था वो दो पॉइंट में था, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा उसका एटॉमिक मास, बाकी सब तो सेम है। ओके, तो फिर आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने भी यही किया था।
अच्छा हाँ, इसकी लिमिटेशन अगर लिखना है तो आप लिमिटेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? All the elements were not following ये this law. should not be। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है बेटा? सर एक डाउट है यस। सर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकेल 28 है। यस। हाँ सर, फिर भी कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ना, वो हम्म। ज्यादा है सर निकेल से। हाँ बिल्कुल। वो क्यों? बिल्कुल हो सकता है, सर क्योंकि वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वैसे मास भी इंक्रीज होना चाहिए ना। कोबाल्ट तो बहुत दूर पहुंच गया बेटा। आप ये बता, कैल्शियम जानता है हाँ, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 20, एटॉमिक मास? 40, पोटेशियम कितना होता है? 19, एटॉमिक मास? 39, आर्गन कितना होता है? 18, एटॉमिक मास? 40। तो ये नहीं दिख रहा तुमको इतना दूर क्यों जा रहा है, अगर ऐसा डाउट हो? सर लेकिन आर्गन में तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये मास में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बता। हम नहीं एटॉमिक नहीं, वो स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन्स ज्यादा है ना उसमें। एक्चुअली में जो रीजन ये है, न्यूट्रॉन्स का ही रीजन है। जो आपका होता है मास, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर ये आपका क्या है, एटम। ओके, ये समझना थोड़ा सा। और इसके अंदर आपके क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर होते हैं। हाँ जब भी हम कभी भी किसी भी चीज का मास कंसीडर करेंगे, तो इस पूरे का मास आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन्स का भी काउंट करेंगे ना। हाँ आपने देखा होगा ए इज इक्वल टू पी प्लस एन ही लिखते हैं, कभी ई नहीं लिखते। हाँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है। यस, इलेक्ट्रॉन्स का मास निग्लेक्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोटॉन्स कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसमें ये बता दीजिए। तो जो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ सर, लेकिन फिर न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक आपकी प्रॉपर्टीज है। जैसे मैं बोलूँ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर दो कान, दो नाक, सॉरी दो कान, दो आंख और एक नाक होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो सेम वही है, जब आपका आर्गन है, आर्गन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? 8। 18, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? 20। 22। ये होगा ही, फिक्स है बेटा ये। अभी इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है ये बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है कि अच्छा दो ही नाक, दो नाक क्यों नहीं है आपकी? समझे ना, वो बेसिक प्रॉपर्टीज है। हाँ ओके, हमको सिर्फ पता ये था स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग हमको ये पता था कि इसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40 है। हमको इसके पी और एन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने सिर्फ 40 से हमने इसको बनाया, ना कि इन दोनों को ऐड करके हम 40 लाए। ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस आपका सही है। उल्टा। समझा ना? उल्टा। अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट, मुझे पता है कि मेरा वेट 70 kg है, तो अब मैं बोलूँ इससे मेरा ब्लड कितना है, और इससे मेरा मास कितना है, वो मुझे बाद में पता लगेगा। पहले तो मुझे वेट पता लगेगा ना, मेरा वेट कितना है। समझा? एट द बिगिनिंग हमको कोई स्टडी नहीं थी, पहले तो हमको ये भी पता नहीं था कि इसके अंदर कुछ रहता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं होती, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती, उस टाइम सिर्फ क्या जानते थे हम लोग, सिर्फ ये जानते थे। ये कैसे निकालते थे? ये निकाला था हमने वेइंग मशीन से रख करके, समझा ना? जो वेइंग मशीन होती है हाँ, ना, यस। वेट, उससे निकाला था वेट हमने। चीज क्लियर? यस सर। तो सिमिलर बेटा यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका 40 है मास। तो इसके बाद जो बाद में जो प्रॉपर्टीज आई, दैट इज ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, और पी आपका होता है जेड के इक्वल में, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल में। एन यहाँ पर आपका 22 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसका मास ज्यादा हो जाएगा, बस और कुछ कहानी नहीं है। समझा? ओके, सो यस चलो, सर। और किसी को कुछ डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? नहीं सर। चलो, सो हम लोग कहाँ पर थे? अच्छा, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन में थे। इसको अनदर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एंड ये आपका 1864 की बात है। अगर आपको ये बात करना है, दैट मीन्स ये आपका अराउंड 1817 की बात है। अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है बेटा? In a ascending order of their atomic masses, and the first and the ninth element have similar chemical properties. यस। सारे गंगे। पॉइंट फर्स्ट वन क्लियर? Yes. हाँ। सेकेंड पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट, एट एलिमेंट starting from a given element. Eighth element starting from a given element was kind of repetition of first one. Repetition first one. समझ में आया? नहीं समझ? चलो इधर पे लिख, लाइक अगर मैं बोलूँ द एट नोट ऑफ समझिए, सा, रे, सा, मा, सा, सा, रे, सा।
ये चीज क्लियर हुआ। दैट मीन्स अगर आपका एक एलिमेंट्स यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड जो आपका 8th एलिमेंट होगा दैट इज 8, तो ये यहाँ पर ना आकर के दैट इज रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन, दैट मीन्स 8th एलिमेंट आपका यहाँ पर आएगा। समझे? हाँ सर। Basically, where the first and eighth note are same, basically first and eighth note are same. Similarly, आपके एलिमेंट भी सेम रहेंगे। आप समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस। ये जो म्यूजिक सिस्टम था ये आपका इंडियन म्यूजिक सिस्टम है, समझे ना? सारे गामा पाधा नहीं। बट आप तो जानते हो एक भी जो नीलैंड साइंटिस्ट थे ये तो इंडियन के थे नहीं, तो जो म्यूजिक सिस्टम आपका इंडिया में है सेम टू सेम म्यूजिक सिस्टम आपका वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका थोड़ा सा नेमिंग अलग हो जाते हैं बट उसका मीनिंग भी डो रे मी फा sol ला टी। है, उसका मीनिंग भी आपका यही रहता है। ओके, तो वो आपको याद नहीं करना, आपको सारे गामा ही लिखना है, यही आपका फाइनल है। समझे ना? यस सर। ये आपका देखो, आपके पास बुक होगा, आप उसमें लिख सकते हो, या फिर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको लगाता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट वेट करो, आपको समझ आ जाएगा। अलग फिर सबके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा? हाँ सर। Octave of music and Neeland's arrangement of elements। ओके, ये भी आपके सामने आपको दिख रहे हैं, ये आपके इंडियन वाले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ओके, सा रे गा मा पा धा नी, फिर आपका सा आ जाएगा। सिमिलरली आपका वेस्टर्न है डो रे मी फा सो ला नी दो। ओके, ला नी दो। सिमिलरली जो अरेंजमेंट देखा गया है यहाँ पर, अरेंजमेंट देखो, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को रखा गया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पर क्या है, लिथियम। किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था बेटा? एटॉमिक मास। वो लाइन तो भूलना ही नहीं है आपका, एटॉमिक मास यहाँ पर था, फिर आपका ये एटॉमिक मास कितना है इसका? हुआ। सिमिलरली नीचे फ्लोरीन के साथ देखो, मैच कर रहा है कि नहीं बेटा? सिमिलरली आप क्लोरीन के देखो,
समझ में आया चीज? तो उसने ये चीज बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम द एट एलिमेंट इज द सोडियम, ओके, एंड द एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम इज पोटेशियम। अगर हम सोडियम से स्टार्ट करेंगे ना, उसने क्या किया यहाँ पर, देखो किसी किसी बुक में आप कंफ्यूज नहीं होने का, किसी किसी बुक में ये आपका पहले दिया रहता है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ पर आता है, ये फ्लोरीन वाला पार्ट आपका यहाँ पर आएगा, ओके। फिर आपका सोडियम यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर आपका क्लोरीन वाला पार्ट नहीं जाएगा। 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि ये वाला पार्ट आपका है ही नहीं, समझा? यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर क्लोरीन के बाद क्या आएगा आपका, ये आएगा, नीचे आपका यहाँ पर नीचे एलिमेंट, यहाँ पर फ्लोरीन है, इस तरीके से एलिमेंट आते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। मैं किसी अदर बुक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा इस तरीके से होगा, बट आपको सिर्फ एग्जामिनर को समझाना होता है कि किस तरीके से आपका आता है, तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ओके। यस। सो ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा, इसका लिमिटेशंस किसी को आइडिया है? Sir, he put two groups in a slot, in the same slot. यस, जैसे कोबाल्ट निकल है, फिर सीरियम और लैंथेनियम है। यस, वेरी गुड, ओके। बेसिकली दिस लॉ वर्क फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका जो लॉ है अप टू कैल्शियम एकदम फुली फंक्शनली होता है, मीनिंग आपका कैल्शियम तक सबसे अच्छा तरीके से काम करता है, बट इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू द हेवियर वन एलिमेंट्स, ओके। हेवियर एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास जिनका ज्यादा होता है, बिकॉज उन पर अप्लाई नहीं करता, ओके, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट वाज फाउंड टू हैव प्रॉपर्टीज different from those the first one elements, means कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वहां पर ये अप्लाई नहीं करता। क्यों अप्लाई नहीं करता? बिकॉज यू नो दैट कि कैल्शियम के बाद आपके हैवियर एलिमेंट आ जाते हैं। हैवियर एलिमेंट का मतलब है उनमें डी ऑर्बिटल आ जाता है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उनका वेट आपका ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो लॉ है, दिस लॉ आप यहाँ पर लिख सकते हो, दिस लॉ वर्क वेल फॉर लाइटर एलिमेंट। ये जो लाइटर एलिमेंट्स हैं ब्रैकेट में लिख लेना अप टू कैल्शियम, विच इज क्लियर। सेकेंड Yes. पॉइंट आपका, but it could not be applied to heavier one. Okay, because starting from calcium, every element every 8 element was found to
have different properties from first element. पॉइंट क्लियर बेटा? यस। ओके, सो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊँ, जो हमारा इंडेक्स था, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं आज? इंट्रोडक्शन पार्ट, अर्ली अटेम्प्ट, मेंडली पीरियड टेबल्स हमको देखना, थर्ड अटेम्प्ट आपको देखना है, जिसमें आप बेसिकली स्टार्ट करोगे कि कहाँ से एक्चुअली में पीरियडिक टेबल्स का कंसेप्ट आया। इसके पर तो जस्ट आपके 2-2 पेज का, 3-3 पेज का टेबल बना रहे हैं। ओके, अभी एक्चुअली में जो कंसेप्ट आया दैट इज मेंडली पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल। समझे? द नेक्स्ट वन, ओके। हाँ, इसमें और भी बेटा प्रॉपर्टीज, इसमें और भी लिमिटेशंस हैं। मैंने आपको एक ही लिखा है, बट आप लोग और भी पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ना बुक से, नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मेंडली पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल्स में बेसिकली क्या था, मेंडलीफ ने किस तरीके से असाइन किया था? एनी आइडिया बेटा? बोलो। सर साइन याद है? मेंडलीफ का पीरियड ला क्या था और उसने पीरियड टेबल किस तरीके से बनाया था? कुछ इन्फॉर्मेशन दो मुझे उसके बारे में। उसके पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड बनाया था और असेंडिंग ऑर्डर पे। और उसने वो यानी उसने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। Yes. Okay. बेसिकली देखो, थोड़ा सा स्टोरी सुनो। क्या होता है कि इससे पहले मेंडलीफ ने इन सब के बारे में स्टडी किया, फ्रॉम लेवाइजर से लेकर के डोवर्नियर तक, एंड ये नीलर्ड्स के बारे में, सब के बारे में पढ़ा उसने। ओके, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग उसने क्या किया, वर्किंग सिस्टमेटिकली ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने सिस्टमेटिकली पहले उसने देखा कि कोई बात कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर कोई कभी बात करने लगता है केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसको भी कंफ्यूजन था कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए। सिस्टमेटिकली इसने स्टडी किया ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ओके, किसने किया बेटा? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ का ओरिजिनल नेम कोई जानता है? डिमिट्री मेंडलीव। क्या? डिमित्री मेंडल। दिमित्री इनवोमविच या इनवोनोविच बोल सकते हैं। स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, उतना ही काम का नहीं है। डी इनवोनोविच मेंडलीफ, ये उसका फुल नेम है। ओके, बट उसने नहीं जानना है। ओके, उसने क्या किया, स्टडी करने के बाद उसने सोचा कि एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बेस होना चाहिए, कि उस बेस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जैसे हम क्या बोलते हैं कि क्लास में आपके बहुत सारे 150-200 स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा भाई, आपकी जितनी हाइट है या आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आप बैठ जाओ। समझे ना?
जैसे मैंने बोला कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग बैठ जाओ, तो स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम 30 केजी का जो होगा उसका सबसे टॉप पे बैठा देंगे, फिर 32, 35, 38, 40 इस तरीके से एक लाइन में आगे कर जाएंगे पूरा लाइन में। उसके बाद सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लाइन में सपोज एक लाइन में 30 से लेकर के एक आपका इस तरीके से, देखो आप मैं रो बनाता हूँ, आप यहाँ पर समझ लो। अगर मैंने सोचा कि ये आपका रो वन, ओके, यहाँ पर 30, 32, 35, 38, 39, 40 आया, ओके। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, चलो 42, 43, 45 कर दिया, ओके। सेकंड रो बनाया। सेकंड रो में क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 47 से स्टार्ट कर दो, चलो 47, 49, 51, 55। फिर यहाँ से अचानक से जंप हो जाता है, लेट से उसने बोल दिया 65। तो क्या करेगा, 65 डायरेक्टली यहाँ तो नहीं रखेगा भाई। जो उसका एवरेज चेंजिंग हो रहा था कितना, 2 to 5 kg हो रहा था चेंजिंग ना, कहीं पर 2 kg, कहीं पर 3 kg, कहीं पर 5 kg, इतना ही चेंज हो रहा था। अभी अचानक से 10 kg चेंज हो गया, तो वो क्या समझेगा, उसका कॉमन सेंस बोला कि इन दोनों के बीच में जो 10 kg चेंज है, तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 एलिमेंट तो होंगे यहाँ पर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ये उसने लॉजिक लगाया कि सपोज 55 से 65 उसका वेट हुआ, तो हम ऑर्डर तो लगा देंगे बट सीट भी खाली छोड़ना पड़ेगा ना, कि सपोज इस वेट में कोई आदमी या कोई स्टूडेंट आता है आपका, तो उसको यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग, समझा ना। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, तो क्या करेंगे, उसके लिए जगह छोड़ दिया, ये लिख दिया। बट कभी तो आएगा ना, हो सकता है कि इस ईयर ना आए, नेक्स्ट ईयर आ जाए आपका कोई स्टूडेंट आ जाए इसी जगह पे बैठने वाला, जिसका वेट आपका 55 to 65 हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी नहीं आए, नेक्स्ट 5-6 ईयर में आए, बट आएगा तो ना, एक रेंज तो मिल सकती है ना इतनी में कहीं पर, समझा ना। हम्म। तो इस तरीके से उसने ऐसी जगह छोड़ दी थी रेंज बना करके। तो ये उसकी बेसिक थ्योरी थी, जो काफी कारगर या काफी अच्छा मतलब वो हुआ, जिससे लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया उसको, ओके। सो उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट थे। 63 एलिमेंट को उसने अरेंज किया था इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, जब उसने अरेंज किया तो उसने पाया कि अगर हम एटॉमिक मास के ऑर्डर से अरेंज करते हैं, तो उसको एक लॉ मिला जिसको बोलेंगे पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ क्या है बेटा, बेसिकली ये है, if the elements are arranged in order to increasing the atomic mass, then those with similar properties are repeated at regular interval, that is called periodic function of atomic mass। पीरियडिक लॉ क्या होता है, इस सिस्टम को हम पीरियडिक लॉ बोल देंगे, समझा। हाँ। चलो हम लिख के बताते हैं यहाँ पर, ओके, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ना, ऑल ऑफ क्लियर? यस सर। बेसिकली देखो हुआ क्या है यहाँ पर, 63 Yes. एलिमेंट थे, उसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर उसने अरेंज किया। जब अरेंज कर रहा था तो उसने क्या पाया, इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्युपाइड प्लेस इन द टेबल इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मास। उसको लगा कर ये तो एटॉमिक मास का ऑर्डर ही आ रहा है सेम टू सेम, तो उसका दोनों काम बन गया, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज ही मैच हो गई और एटॉमिक मास भी उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो उसने इस लॉ को फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्मुलेटेड कर दिया एंड उसने अपना नाम दे दिया, दैट इज मेंडली पीरियडिक लॉ। समझ में आया? हाँ सर। अभी क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जो ये प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। नहीं क्लियर हुआ? चलो, इसका मीनिंग ये है, if the elements are arranged in order to increasing atomic mass, then those with similar properties those with similar properties are repeated at regular interval। इसका मीनिंग ये है, चाहे आप ये एक लाइन लिख दो तो भी वही है, चाहे आप 3 लाइन लिखो तो भी एक ही चीज, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है? यस। हाँ सर। सो ये चीज आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, मैंडलीव क्रिएटिव को थोड़ा ध्यान से, जो मैंने आज लिखा है इतना सारा, सिर्फ इसी मैंडलीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप अपनी बुक से। ओके, एंड देन इसके बाद हम मैंडलीव के थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और क्या डिस्कवरी करी थी वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी चैप्टर हमारा आई थिंक कितना कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट में निकालू यहाँ पर। चैप्टर हमारा मैंडलीव पीरियड टेबल्स में आपका, इसका ऑलमोस्ट आपका 30% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, एक मॉडर्न पीरियड टेबल्स एंड एक प्रॉपर्टीज। ओके, ये आपका 30% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमको मिलता है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा चैप्टर। ओके, क्लियर है? हाँ। यस। केस फिर से भी अगर कुछ डाउट है पर्टिकुलरली, वो मुझे मैसेज कर सकता है। ओके, हाँ। तो नाउ टेल मी, अच्छा लास्ट क्लास में